हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। हम देखने वाले क्लास 10th का टॉपिक दैट इज़ मेटलर्जी। यस, एंड अंडर दिस हम देखने वाले हैं आज के सेशन में रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। यस स्टूडेंट्स, रिएक्शंस विद मेटल्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो उसके लिंक्स मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपको देखना हो तो। रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स के साथ साथ विल बी लुकिंग इनटू आयोनिक कंपाउंड्स, उसकी प्रॉपर्टीज, यस कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज के सेशन में। लेट अस फोकस इनटू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स फर्स्ट बिफोर मूविंग इनटू रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। यस स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएशंस, मेटल्स आर malleable, मेटल्स आर डक्टाइल, non-metals are non-malleable, non-ductile, they do not impose luster, shiny surface नहीं होता and so on। yes, तो उन्हीं डिफरेंशिएशंस में से एक पॉइंट ये भी है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। yes, सबको पता है। फाइन, लेट्स गो फॉर अ क्विक रिकैप जैसा। ओके, सो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला सोडियम हम देख रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। अब यहाँ पे होगा क्या? यस, आउटरमोस्ट शेल पे जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ही लूज वन। यस, अब जैसे ही वो लूज करेगा, भाई क्लोराइड है यहाँ पे, यस लेने के लिए बैठा है, यस तो Cl विल टेक Na का एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम बन गया पॉजिटिव, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दी स्टूडेंट्स। अब नेगेटिविटी कम हो गया। हम कहते हैं ना कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। यस, नेगेटिविटी कम हो गई तो पॉजिटिविटी बढ़ गई। यस, तो यहाँ पे आ गया सोडियम के पास प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसने। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8 विद अ प्लस चार्ज एंड नाउ दिस बिकम्स अ कैटायन। यस, सो सोडियम मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं कैटायंस। वेराज अगर हम बात करें Cl की, जिसने एक इलेक्ट्रॉन ली थी, अब यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन ली मतलब हमने नेगेटिविटी ले ली, अब नेगेटिविटी ले रहे हैं तो नेगेटिविटी ही बढ़ेगी। यस, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Cl पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8 विद अ माइनस चार्ज अगेन and this will become an anion। yes, अब इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। yes, हम काफ़ी बार देख चुके हैं, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू अर्लियर एक तरह का रिकैप था। फाइन, सो रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स पे फोकस करेंगे, जो कि आज के हमारे सेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स में फर्स्ट विल बी फोकसिंग इनटू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स कैसे होगा? याद है स्टूडेंट्स, जब रिएक्शंस ऑफ मेटल्स देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड्स। यस, याद है? ओके, सो यहाँ पे भी वही होगा स्टूडेंट्स। यस, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन विल गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटल ऑक्साइड में सबसे पहला अगर हम देखें एग्जाम्पल, वो लिया हुआ है कार्बन का। यस, अब कार्बन है ना, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यस, बचपन में जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े होंगे ना फर्स्ट टाइप, तब हमने देखा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। ए रिएक्टेंट साइड में A plus B gives AB on the product side। yes, so ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे इस रिएक्शंस पे, कुछ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, विद इन द एरो ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट कंबशन। नाउ व्हाट इज दैट कंप्लीट कंबशन मीन्स? उसके लिए आई हैव टेकन अ स्मॉल वीडियो क्लिप। एक चमची जैसे इसमें कार्बन लिया हुआ है, ओके, और उसको हीट आउट करके हमने एक ग्लास सिलेंडर में डाल दिया। यू विल सी, ग्लास सिलेंडर में डालते ही वो इग्नाइट होता है, बहुत तेज़ी से जलता है। ओके, अब तेज़ी से जलने का मतलब क्या है भाई? जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो वो तेज़ी से जलेगा। यस, जैसे ही सिलेंडर पे क्या बहुत ही तेज़ी से जलता है, और फिर थोड़ी देर बाद यू विल सी इट गोज़ ऑन बर्निंग बर्निंग बर्निंग। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ख़त्म, फिर बर्निंग ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट कंबशन का मतलब ये है कि एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिलता है, अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता रहा, तो कार्बन कंप्लीट कंबशन होगा, यानी पूरी तरह जलेगा।
ओके अब जो गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बनेगी एसिडिक ऑक्साइड। ओके यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अब मैम अगर कंप्लीट कंबर्शन होता है तो क्या पार्शियल कंबर्शन भी हो सकता है क्या? यस इट इज पॉसिबल। ओके सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगेन इट विल लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके एंड यहाँ पे देखोगे ये न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे बना? विथ पार्शियल कंबर्शन। अच्छा एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स को हम चेक कैसे करेंगे मैम? हमें कैसे पता चलेगा कि पार्शियल कंबर्शन हुआ या कंप्लीट कंबर्शन? सो व्हाट वी कैन डू इज हम एक लिटमस पेपर लेंगे, रेड ब्लू दोनों अवेलेबल है तो दोनों से टेस्ट कर लीजिए। ओके सो जब आप रेड लिटमस पेपर रखोगे इफ द रिएक्शन इज कंप्लीट कंबर्शन रिएक्शन, तो वहाँ पे ऊपर जो ग्लास सिलेंडर था उसके ऊपर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर रखोगे इट विल टर्न इनटू रेड। वेराज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस लिबरेशन पे अगर आप रखोगे लिटमस पेपर सो इट वोंट बी शोइंग एनी चेंजेस क्योंकि वो न्यूट्रल है। ओके सो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर का। यस आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन ऑन कंबर्शन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड अगेन विच इज एन एसिडिक oxide. Okay so acidic oxide carbon dioxide and sulfur dioxide, whereas carbon monoxide neutral oxides the. Yes so next we'll be focusing into the next reaction, that is reactions of non-metals with water. Yes reactions of non-metals with water. Actually students water के साथ non-metals का reactions होता ही नहीं है। Okay I'm repeating, non-metal के साथ water का reactions होता ही नहीं है, whereas कुछ एक exceptionals हैं। वो कौन है? दैट इज हैलोजेंस। ओके सो हैलोजेंस एक्चुअली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हैलोजेंस में सब ग्रुप 17 एलिमेंट्स ले लीजिए। यस है ना, ग्रुप 17 एलिमेंट्स और हैलोजन एलिमेंट्स, तो उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये सारे एलिमेंट्स क्या है? हैलोजेंस। सो विल फोकस इनटू वन हैलोजन एलिमेंट दैट इज क्लोरीन। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन गैस कैसा होता है? येलो ग्रीन कलर की एक गैस होती है। अब उसे हम वाटर में मिक्सअप करेंगे। वाटर पे मिक्सअप करने का मतलब एक बॉटल ले लीजिए, पानी भर लीजिए और फिर वहाँ पे इन्वर्टेड मैनर में हम क्लोरीन गैस सप्लाई कर सकते हैं। ओके यस सो यहाँ पे वाटर के साथ जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है इट गिव्स टू एसिड्स। द फर्स्ट इज हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखा आपने स्टूडेंट्स, दो एसिड्स मिल रहा है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl। चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। यस दूसरे रिएक्शन में क्या है? दैट इज द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉर्मली जिस तरह वाटर के साथ नॉन मेटल्स के रिएक्शंस नहीं थी बट एक्सेप्शनल थे हैलोजेंस, तो यहाँ पर भी नॉन मेटल्स के साथ डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्शंस नहीं है। दे डू नॉट एक्चुअली रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, बट एक्सेप्शन यहाँ पे है हैलोजेंस। ओके सो नॉन मेटल्स इवन दो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बट एक्सेप्शनल्स आर हैलोजेंस, एंड हैलोजेंस में विल कंसिडर द वेरी फर्स्ट वन दैट इज Cl। अब Cl क्लोरीन गैस के साथ इफ विल फोकस इनटू द रिएक्शन, क्लोरीन जो कि गैसियस फॉर्म में है हमने उसे रिएक्ट किया HBr दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr which is in aqueous form. So Cl2 plus HBr जो कि aqueous form में है it gives us a product that is HCl। अब देखोगे HCl का नाम क्या है? Yes HCl का full form is hydrochloric acid। Okay hydrochloric acid plus bromine gas in bromine in aqueous form। Okay HCl that is dilute hydrochloric acid plus bromine which is in aqueous form। अब आपने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है दोनों देख लिए। अब आप सोचिए रिएक्टेंट साइड में है Cl जो कि गैसियस फॉर्म में है प्लस HBr विच इज इन एक्वस फॉर्म। ओके अब HBr जो कि रिएक्टेंट में एक्वस फॉर्म में था, प्रोडक्ट में यू विल सी HCl बन गया। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करिए, HBr जो रिएक्टेंट से बन गया HCl in the product, what does it says? It says that chlorine is more reactive than bromine and that's the reason chlorine displace कर रही है bromine को।
ओके, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसीलिए क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया ब्रोमीन को। ओके, सो दैट्स द रीजन HBr था रिएक्टेंट में और बन गया HCl इन दी प्रोडक्ट साइड। उपसो स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेज दीजिए, आई विल गेट बैक टू इट। यस, नेक्स्ट डी में इफ वी विल फोकस द रिएक्शंस इज बिटवीन नॉन मेटल्स एंड हाइड्रोजन। नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में ये रिएक्शंस। अब आप सोचो कि मैम अभी तो 2 किस्से ऐसे हो गए कि एक्सेप्शन से, क्या यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं? नहीं, नॉन मेटल्स एक्चुअली दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ओके, नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, बट एक कंडीशन है ना, अर्ट है। क्या है अर्ट? यस, दैट इज द प्रॉपर टेम्परेचर। रिएक्शंस के लिए प्रॉपर टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 373 केल्विन ही चाहिए तो वही लगेगी, उसके पहले या उसके बाद रिएक्शंस नहीं होगा। ओके, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड सो ऑन। सो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अगर ज़रूरत है तो येस यू हैव टू प्रोवाइड। जैसे हाइड्रोजनेशन में हमें रेने निकल एज अ कैटलिस्ट देना ही होता है, तो वहाँ पे रेने निकल के बिना, निकल एज अ कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। यस, तो ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट एंड दूसरे ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जिनकी ज़रूरत अगर है तो हमें उसको सप्लाई करना होता है। यस, सो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे सल्फर प्लस हाइड्रोजन। ओके, सल्फर प्लस हाइड्रोजन। सल्फर नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो अगेन एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना हमें अक्सर स्मेल करने को मिल ही जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? यस स्टूडेंट्स, नॉर्मली ऐसा होता है कि व्हेन आर यू जस्ट वॉकिंग बाय द स्ट्रीट्स, वहाँ पे कोई साइड में कोई कैनाल्स या फिर कोई ऐसे गटर जैसा, गटर वगैरह से आप पास ऑन होते हो तो यू विल स्मेल समथिंग वेरी पंजेंट ऐसा। यस, यू कांट बेयर इट, ऐसा है ना, किसी किसी को तो वॉमिट भी हो जाता है। यस, बहुत ही गंदा स्मेल आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो क्योंकि वहाँ पे गंदे पानी और कचरा सब जमा होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्मेल करने को मिल ही जाता है। ओके, नॉट ओनली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बट ऐसे बहुत से दूसरे गैसेस भी होते हैं जैसे मीथेन एंड सो ऑन, तो वो गैसेस भी वहाँ पे स्मेल करने को मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अ कंपाउंड इन द प्रोडक्ट नेम्ड अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट देता है उसे हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। अब रिएक्टेंट्स में आप देखोगे बैलेंसमेंट, मैंने रिएक्शन को ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर रखा है। अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3, तो मैंने इसे बैलेंस कर दिया बाय एडिंग 2 टू इट एंड 3 H2O ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो अमोनिया का स्मेल तो बहुत ही कॉमन है, आप जब किसी भी यूरिनल से बाहर पास होते रहोगे यू कैन स्मेल अमोनिया। यस, इसका भी स्मेल बहुत ही पंजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। यस, तो वी हैव सीन रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो हमने रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे फर्स्ट देखा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, देन वी सॉ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, देन वी सॉ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, एंड देन हमने देखा रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन्स। सो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स में ये 4 रिएक्शंस है आपके टेक्स्ट बुक में एंड वी हैव कवर्ड ऑल दीज 4। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है यू कैन जस्ट लेट अस नो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम इसे आज के सेशन का। सो आयोनिक कंपाउंड्स। यस, आयोनिक कंपाउंड्स नाम सुनते कुछ कुछ चीज़ें, कुछ इमेजेस बनने लग जाती है ब्रेन में, कुछ प्लस चार्ज कुछ माइनस चार्ज जब साथ में आते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स। यस यस करेक्ट, अगर ऐसा कुछ बन रहा है देन इट्स रियली गुड। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम 2 यूनिट्स। कौन से 2 यूनिट्स है भाई? एक तो कैटायन विद पॉजिटिव चार्ज और एक एनायन विद नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी एक कंपाउंड बन रहा है विद अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले एलिमेंट से बन रहा है, सॉरी आयन से बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है NaCl का। येस, एज आई टोल्ड यू मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। Na प्लस एंड Cl माइनस जो आयन्स बनते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं, आजा ऐसा। यस, सो दोनों जब एक दूसरे को खींचते हैं दैट मीन्स उनके बीच में जो एक बॉन्ड है, ओके,
वो जो बॉन्ड है हम उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड है कैटायन और एनायन के बीच में, ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है उन दोनों को साथ में रखने की, और इसी को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, है ना। जब दो लोगों की बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो टू फ्रेंड्स की, तो दे नेवर एवर फाइट। यस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो भी दे विल सॉर्ट इट आउट, दे वोंट फाइट, ठीक है। ओके, सो हमें आयोनिक कंपाउंड से सीखनी चाहिए फ्रेंडशिप्स। यस, सो आयोनिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि किस तरह कैटायंस और एनायंस एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं लीडिंग टू अ आयोनिक कंपाउंड। बट स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले एक तो द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। भाई कितने कैटायंस हैं, कितने एनायंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉल्ट की, है ना, तो सॉल्ट में NaCl में Na एक है विद अ +1 चार्ज, ठीक है। Na एक है, Cl एक है, Cl1, ठीक है। तो यहाँ पे Na और Cl दोनों की काउंट एक एक है, और दोनों के जो चार्जेस है ना स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर हम कहें कि क्वांटिटी, नंबर कितना है उनमें, +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये जो चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ना कि सिर्फ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल है एक आयोनिक कंपाउंड के लिए। और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऐसा है क्या एक +1 है और एक +2 है, बैलेंस नहीं है, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो आयोनिक कंपाउंड्स में जितने कैटायंस उतने ही एनायंस होंगे, जितने कैटायन की चार्जेस पॉजिटिव उतने ही एनायन की नेगेटिव चार्जेस होगी, और तब जाकर वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो आई विल रीड आउट द ओवरऑल स्टेटमेंट फॉर यू। द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन अ कंपाउंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, ठीक है, +1, +2, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है ऑन देम इज सच दैट जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। ओके, सो लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। NaCl कैसा है कि एक एक है तो समझ में आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज MgCl2। अब यहाँ पे Mg पे फोकस करेंगे अगर स्टूडेंट्स, तो Mg पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज +2। ओके, Mg का जो चार्ज है +2 है ना, +2 चार्ज वाला कैटायन है। अब Cl पे तो हमें पता है कि भाई एक Cl पे एक ही चार्ज होता है -1। अब हमें क्या करना होगा, 2 यूनिट्स लेनी होंगी Cl की। ओके, तो 2 यूनिट्स जो हमने Cl की ली, वो दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर दे तो -2 और Mg का +2। सो यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज Al2O3। अब Al2O3, यस, में Al और O का नंबर्स कितना है, Al2 है और O3 है, तो ये तो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हो गए। फिर उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है देखते हैं। Al पे +3 का चार्ज होता है, सिंगल Al पे +3 का चार्ज, यानी 2 Al पे +6 चार्ज आ गया। और उसी तरह ऑक्सीजन जिसकी यूनिट 3 है, कितने यूनिट्स की है, 3 यूनिट्स की है ना, Al2O3 यानी 3 ऑक्सीजन है। और हमें ये पता है कि हर एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे वो -2 होता है। तो O2 O-2 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 तीन आ गए, 3 यूनिट्स। Al+3 आ गए 2 यूनिट्स। तो ओवरऑल अगर इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फोकस करें, Al पे +6, ऑक्सीजन पे -6। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस और मैग्नीट्यूड चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, वो अगर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। यस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कह सकते हैं। Na+1 Cl-1, Mg+2 Cl-2, ठीक है, Cl2 था ना तो Cl-2, Al+6 O-6 ऐसे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भाई। चलिए आगे देखते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हुए हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस
मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, मैंने 3 ही पिक्चर्स कंसिडर किए, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स में अलग अलग हैं। यस, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एंड उसके क्रिस्टल्स जो है थोड़े से आड़े टेढ़े जैसे हैं, और आयरन सल्फाइड का क्रिस्टल आप देखोगे थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है, वेराज मैग्नीशियम क्लोराइड का देखोगे थोड़ा सा साइजेस अलग अलग हैं, छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स। यस, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं स्टूडेंट्स मैंने ये इसलिए लिए हैं ताकि आपको बता सकूँ कि आयनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। ओके, सो आयनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट क्रिस्टलाइन इन नेचर। फाइन, सो क्रिस्टलाइन नेचर के हैं तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी है क्या इसकी? यस भाई, क्रिस्टलाइन है तो क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी जो सरफेस होगी, आयनिक कंपाउंड की जो सरफेस है वो स्मूथ होगी, यस, शाइनी होगी, यस, और कुछ डेफिनाइट शेप भी होंगे, है ना। तो सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव अ डेफिनाइट शेप, एंड नॉट ओनली डेफिनाइट शेप बट आर स्मूथ एंड शाइनिंग। ठीक है, सो सरफेस इसकी जो आयनिक कंपाउंड्स की सरफेसेस कैसी होंगी? स्मूथ होगी, शाइनी होगी, और उसका कुछ एक डेफिनेट शेप होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एलैबोरेटेड फॉर्म में देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों? क्रिस्टलाइन है ठीक है, बट डेफिनेट शेप एंड साइजेस की क्यों? भाई क्या है कि जब हम एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, यस, माय फेवरेट एग्जांपल दैट इज NaCl। अब NaCl को अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे एक Na, एक Cl, एक Na, एक Cl, इस तरह से अरेंजमेंट है। ये सिंगल लेयर हो गया, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होंगे उसके। यस, आगे कुछ लेयर्स, पीछे कुछ लेयर्स, अप डाउन, मतलब 3D मॉडल जैसा कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक सिंगल लेयर लेकर देखा है। अब चीज़ों को समझनी है तो एक सिंगल लेयर से समझते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, जिस तरह हमने एक Na के लिए एक Cl की अरेंजमेंट की, ठीक है, अब ये अरेंजमेंट जो है स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, अब किसी भी आयनिक कंपाउंड के जो आयंस की अरेंजमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई उसका क्रिस्टलाइन नेचर कैसा होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, so I'll read out the line. The regular arrangement of ions in the solid ionic compound is responsible for the crystalline nature. समझ में आया? The arrangement of ions, हमने देखा कि किस तरह ions की arrangements होती है। तो हर एक ions की, आयनिक कंपाउंड की arrangements सेम होती है क्या? नहीं, ठीक है। NaCl की अलग है, MgCl2 की अलग है, Al2O3 उसकी भी अलग है। Got it? तो इस तरह से जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सब की अरेंजमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो क्यों ऐसा? ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अरेंजमेंट्स ऑफ आयंस आर डिफरेंट, इसीलिए उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। याद है, पहला ही पॉइंट हमने देखा। तो यहाँ पे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे Na जो पर्पल बॉल्स हैं वो Na, जो ग्रीन बॉल्स हैं वो Cl-। अब NaCl, NaCl, NaCl इस तरह से अरेंजमेंट्स हैं। वैसे अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले जो कि MgCl2 की, हमने देखा कि किस तरह एक Mg के लिए 2 Cl आयंस होते हैं, है ना, एक Mg के लिए 2 Cl आयंस। तो यहाँ पे जो ग्रीन बॉल्स हैं वो Mg और जो पर्पल बॉल्स है वो Cl। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Cl का काउंट 2 है और Mg 1 है, whereas NaCl में एक Na और एक Cl है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑफ आयंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, तो इसीलिए उनके क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं। समझ आ रही है? तो चलिए देखते हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। यस भाई, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपने आप हो गया क्या? अरेंजमेंट्स अपने आप हो गया क्या? नहीं, कुछ तो फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे कामों के लिए। अब वो फैक्टर्स कौन कौन है भाई? सबसे पहला है द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये है कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक चार्जेस। सबसे पहला अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यस, अब यहाँ पे कुछ Na+ आयंस लिए हुए हैं और कुछ Cl- आयंस। अब Na+ और Cl- दोनों क्या है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं। अब Na+ और Cl- जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी।
ओके, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, फाइन। बट Na+ और Na+ या फिर Cl- एंड Cl-, ठीक है, Na+ और Na+ दोनों लाइक चार्जेस हो गए, Cl- और Cl- दोनों लाइक चार्जेस हो गए, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, है ना, एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, दोनों दूर होंगे एक दूसरे से। यस, तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि लाइक चार्जेस दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और ऑपोजिट चार्जेस दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं जब आयंस में ये सारी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक आयनिक कंपाउंड में, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर अलग होगा। यस, गॉट इट। So the main factors that were responsible for the general arrangement of ions in a crystal were the attractive forces between the opposite charges and the repulsive forces between the similar charges. Okay? अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन फोर्सेस तो था ही, बट ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो ऑपोजिट एंड लाइक चार्जेस के बीच में है, ये कहीं ना कहीं एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो कैसे, है ना, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। Na+ Cl-, Na+ Cl-, हमने देखा कि किस तरह NaCl की अरेंजमेंट्स थी आयंस की, तो हमने यही एग्जाम्पल ले रखा है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शंस होगा, तो आप देख सकते हो हर एक Na ने हर एक Cl को टाइटली होल्ड कर रखा है, नॉट ओनली राइट लेफ्ट अप डाउन सारे जगह से। ओके, तो ये स्टेटमेंट का मतलब भी वही है। व्हाट इट इज सेइंग इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ओके, बिटवीन ऑपोजिट एंड लाइक चार्जेस, द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज पॉजिटिव चार्जेस अराउंड अ नेगेटिव आयन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस अराउंड अ नेगेटिव आयन। ओके, अब देखो यहाँ पे Na+ पॉजिटिव है, तो इसके आसपास अब देखोगे सारे Cl- लगे हुए हैं, है ना, इसके आसपास देखोगे सबसे ज़्यादा क्लोजली Cl- अटैच्ड है, नॉट इट। और जो नेगेटिव आयन्स हो, जैसे कि हम Cl- पे फोकस करें, जो नेगेटिव आयन है उसके आसपास सारे पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, Cl- के आसपास Na+ सराउंडेड है इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, गॉट इट। सो क्योंकि ऑपोजिट्स के बीच में अट्रैक्शंस हैं, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन है, तो ये कहीं ना कहीं एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई नो आई हैव रिपीटेड दिस लाइन्स मेनी अ टाइम, बट स्टिल स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ओके, MCQs में या फिर 1 मार्क आंसर के लिए कहीं भी पूछा जा सकता है, एंड दैट इज द रीज़न आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। ठीक है, let's move on to the next point that students next point देखने से पहले I'll show you some examples। अब कुछ examples जो आपके सामने आ रहे हैं वो क्या है, अगर आप उन examples को फोकस करें, yes, ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस पता चल, है ना, कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं ना, फाइंड आउट द डिफरेंसेस, तो ऐसा कुछ। अब NaCl पे अगर आप फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, तो Na जो है विथ प्लस चार्ज छोटा है और Cl विथ माइनस चार्ज साइज में बड़ा है ना। यस, साइज अब देखोगे NaCl में Na+ और Cl- का अलग अलग है, whereas MgI2 या फिर इसे हम कह सकते हैं MgI2, जिसे हम मैग्नीशियम आयोडाइड या फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कोई भी ले लीजिए, MgI2 में यू विल सी Mg का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, और I2 काफ़ी बड़ा है। एंड सिमिलरली KF में अगर आप फोकस करोगे, पोटेशियम एंड फ्लोराइड, यहाँ पे दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे NaCl, MgI2 एंड KF, ये जो तीनों आयोनिक कंपाउंड्स हमने लिए, इसमें आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि हर एक कंपाउंड में, ओके, हर एक कंपाउंड में अलग अलग साइजेस के आयंस हैं, है ना। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या, साइज। अब किसका, साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना। NaCl को देख लीजिए, छोटा और बड़ा है, MgI2 देख लीजिए, छोटा और बड़ा है, यस। तो यहाँ पे साइजेस बहुत मैटर करता है, whereas नॉट ओनली साइजेस बट मैग्नीट्यूड भी। Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, फाइन।
mg पे +2 है एंड I2 पे 2I पे -1 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी जो क्वांटिटी है mg पे +2 और उसके वजह से हमें 2I2 की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी तो मैटर करता है कि भाई एक के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है, एक पॉजिटिव आयन के लिए कितने नेगेटिव आयन्स लग रहे हैं, या एक नेगेटिव के लिए कितने पॉजिटिव आयन्स लग रहे हैं, साइजेस क्या है, ये दोनों फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ उसको होल्ड पे मत रखिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो पे स्विच ऑन करके वहाँ पे समझ लेंगे। वाई टू या इज़ योर विश, ओके। आप ढेर सारे वीडियोस देखिए, नो डाउट, इट्स योर विश, बट डाउट्स का सॉल्यूशंस आई वुड रिक्वेस्ट कि हर एक वीडियो पे लेना चाहिए, ओके। कोई डाउट है उस वीडियो पे, उसी पे आप क्वेश्चन करिएगा, उन्हीं से पूछिएगा। दूसरी वीडियो देखते हैं, वहाँ पे भी वो डाउट आता है, स्टिल आस्क द सेम डाउट टू द डिफरेंट पर्सन्स, यस, यू मे गेट डिफरेंट सोल्यूशंस बट विद द सेम कंक्लूशंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स हमने देखा, यस। अब हमने आयनिक कंपाउंड्स तो देख लिए कि भाई उसके साइज, उसकी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए। रेगुलर अरेंजमेंट्स भी मैटर करती है, और अरेंजमेंट्स के बेसिस पे ही उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है, यस। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली आयनिक कंपाउंड्स की। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे फोकस करते हैं। द फर्स्ट इज, यस, हम जानते हैं इसके बारे में, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो जो Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शंस होता है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं हम उसे, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेट की अट्रैक्शंस, नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अब उसे जितना दूर लेकर जाओ वो पास आने की कोशिश करते हैं, वैसा ही कुछ, ठीक है। सो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स जो हैं मेजरली सॉलिड स्टेट और हार्ड इन नेचर होते हैं, ओके। मेजरली आयनिक कंपाउंड्स आर इन सॉलिड स्टेट और काफ़ी हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्ड होते हैं इसका मतलब ये है क्या उनको तोड़ा नहीं जा सकता? नो, इट्स नॉट सो। हार्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ नहीं सकते। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, उनको तोड़ा जा सकता है, बट एक कंडीशन ये है कि उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रेशर देना होगा, ओके। उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लगाइए, यस, हथौड़ा लीजिए, पीटिए, या फिर जैसे पॉसिबल है आप उसको तोड़ने की कोशिश करिएगा, वो टूटते ज़रूर है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, हार्ड है बट ब्रिटल इन नेचर भी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स में, यानी कि जो Na+ और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो Na+ और Cl- के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यस। अब क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अगर मुझे इन दोनों को दूर करना है ना, इन दोनों को, हीरो और हीरोइन है ऐसे, तो उन दोनों को अगर बॉलीवुड मूवीज़ की तरह अगर अलग करना है तो जो विलन होगा उसे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गॉट इट। सो Na+ और Cl- के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड उसे तोड़ने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है मतलब ऐसा है कि हमने गैस पे बिठाया और NaCl को मेल्ट कर दिया, नो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, अब देखोगे NaCl, क्योंकि इन दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये तो हमें पता चल गया। एंड इसी के वजह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ना। कभी कभी टेक्स्ट बुक्स में फ़िलहाल हमारे स्टेज के लिए तो मेंशन नहीं होता है, बट हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप जाओगे तो यू विल सी वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ मेंशन होता है कि इसको मेल्ट करने में इतना प्रेशर लगेगा, इतनी टेम्परेचर लगेगी, एंड सो ऑन। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर रियली वेरी हाई। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स तो कई सारे हैं, बट हमने यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आई विल बी फोकसिंग इनटू दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl। तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, उसकी मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? तो गैस पे बिठा के तो पॉसिबल होगा ही नहीं, यस।
100 डिग्री सेल्सियस पार हो जाए तो हम गैस के सामने खड़े नहीं रह सकते, इतनी गर्मी होती है। तो 800 डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन स्टूडेंट्स? नो। सो इसके लिए कुछ एक अलग सेटअप होता है क्या? यस। इसके लिए एक फर्नेस होता है जो कवर्ड होता है, ठीक है। अंदर हीट सप्लाई की जाती है, एक इंसुलेटेड फर्नेस जैसा होता है, अंदर हीट सप्लाई की जाती है और उसे मेल्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स 801 इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो गई और 1465 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हम मेल्ट नहीं कर सकते, बट 801 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, दैट इज दी आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमने देखा होगा, हम अक्सर एक गिलास पानी में शुगर एंड सॉल्ट, जब जूस बनाना होता है तो सॉल्ट हम ऐड ऑन करते हैं। सॉल्ट ऐड ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा स्टर करने पे मिक्सअप हो जाता है। ये बात तो हमें पता है, जनरल है, छोटे बच्चे को भी पता है। बट स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? पता है, वेरी गुड, बट क्यों ये नहीं पता। तो चलिए जानते हैं। अब अगर हम बात करें एक वाटर मॉलिक्यूल की, स्ट्रक्चर तो हमें पता है, अगेन H2O, यस। तो यहाँ पे अगर H2O में ऑक्सीजन पे फोकस करें तो ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज। एंड क्योंकि ऑक्सीजन एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है तो हाइड्रोजन जो है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेंगे, दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन हल्का सा नेगेटिव है इसलिए हम इसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल, हल्का, थोड़ा सा। अब स्टूडेंट्स जब हम इस वाटर मॉलिक्यूल को, है ना, सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पानी था, सॉल्ट डाल दिया, मिक्सअप कर रहे हैं, हम उसे मिक्स करने के लिए स्टर कर रहे हैं। तो उस दौरान होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है जो पार्शियली नेगेटिव है ये अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स दी Na+ आयन, ओके, टूवर्ड्स दी Na+ आयन। और सिमिलरली Cl- के लिए जो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहा है हाइड्रोजन, वो अट्रैक्ट होगा। यस, ऑक्सीजन माइनस चार्ज होल्ड कर रहा था, है ना, पार्शियल माइनस चार्ज, Na+ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और Cl- क्योंकि नेगेटिव है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं। यस, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि Na+ को वाटर मॉलिक्यूल अलग कर ले गए और Cl- को वाटर मॉलिक्यूल्स अलग कर ले गए। तो Na+ और Cl- यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो जाता है, यानी मिक्सअप हो जाता है। ओके, गॉट इट? सो दिस वी विल लुक इनटू अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे Na+ Cl- यानी सॉल्ट सोल्यूशन लिया हुआ है मैंने, ओके, पानी है उसमें मैंने सॉल्ट लिया, थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने से पहले सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें वाटर के साथ उसे स्टर करेंगे, अब होगा क्या? द वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम नियर बाय दी आयंस। यस, अब यहाँ पे Cl- पे आप देखोगे उन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओरिएंटेशन, ठीक है, उनका ओरिएंटेशन यानी उनका झुकाव, ठीक है। आपने देखा Cl के लिए H की तरफ था, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो प्लस और माइनस आयंस के लिए अलग अलग होता है, एंड इसी वजह से डिसोसिएशन प्रोसेस होता है। डिसोसिएशन का मतलब है सेपरेशन, Na+ Cl- सेपरेटेड, ठीक है। अब हमने देखा कि किस तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन था। अब Na+ पे देख लीजिए, Na+ पे O की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है, यानी झुकाव है, ठीक है। तो ये Na+ भी चला जाएगा, अलग हो गया, है ना, मिक्सअप हो गया। अब Cl के लिए फिर से देखिएगा H+ आ रहा है, H की तरफ उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है। Cl- के लिए ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जैसे भी पॉसिबल होगा, तो ये चला गया, अलग हो गया। Na+ Cl-, Na+ Cl-, ये दोनों कैसे हो गए? अलग अलग होते जा रहे हैं। तो इसी तरह एक एक पार्टिकल्स अलग होते जाएंगे और वो धीरे धीरे मिक्सअप होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो होप सो ये पॉइंट क्लियर है आपको। सो हमने देखा कि किस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल, ओके, एक नहीं कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- को अलग अलग कर दे रहे हैं, यानी डिसोशिएट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ पे फोकस करने वाली बात है, दैट इज कि Na+ पे ऑक्सीजन का झुकाव,
वाटर मॉलिक्यूल का झुकाव ऑक्सीजन की तरफ था और Cl- पे वाटर मॉलिक्यूल का झुकाव हाइड्रोजन के साइड में था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिहाइंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशंस था वाटर मॉलिक्यूल का वो आपने देखा हर एक के लिए अलग अलग था। अब उनके बीच में अट्रैक्शन भी था, Na+ का O- की तरफ, Cl- का H+ की तरफ। तो दोनों का अलग अलग ओरिएंटेशन था वाटर मॉलिक्यूल्स का और दोनों अलग अलग हो भी गए। अब इसको कहते हैं हम अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वन। पहले जो था ना NaCl के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब वो क्या हो गया, दूर हो गया, है ना, कोई नया आ गया और भी स्ट्रॉन्ग, उनको दूर दूर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए। गॉट इट? सो अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is established between the ions and the surrounding water molecule, replacing the original intermolecular attraction, leading to a aqueous solution. पानी में मिक्सअप हो गया NaCl तो aqueous solution बन गया। तो स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर या फिर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यस, बट ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही सॉल्युबल है, वेराज दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, इन सब चीज़ों में वो केरोसिन, पेट्रोल जैसे चीज़ों सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। भाई क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वाटर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन पॉसिबल था, बट ऐसा कुछ केरोसिन और पेट्रोल में नहीं है ना, उनको अलग करने के लिए कोई है ही नहीं नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट्स देखा होगा अपने घरों में या आसपास कहीं पे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपने उनको एक टॉय दे दी तो दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद दैट, और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी टॉय दे दी तो फिर वो पहले वाले को भूल जाते हैं, फिर नई वाले के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही है, NaCl भी छोटे बच्चे जैसा है। तो पहले तो अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट जैसे उसे कुछ नया मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, दूर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जब आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? यस, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ना Na+ और Cl- के बीच में या फिर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, है ना? सॉलिड है, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, और जब दूर नहीं होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, है ना? तो इसीलिए जब एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है उसकी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, बिकॉज द आयंस कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। अगर फ्यूज्ड या फिर मोल्ट, यानी मैंने उसे मेल्ट कर दिया, 801 डिग्री सेल्सियस की उसे हीट चाहिए थी मेल्ट करने के लिए, मैंने सप्लाई की और मेल्ट हो गया। ठीक है, जब एक NaCl कंपाउंड या फिर एक आयनिक कंपाउंड हमने मेल्ट कर दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी पॉसिबल है। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो, डायग्राम में भी दिया हुआ है मैंने, सॉलिड स्टेट में Na+ और Cl- काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, बट जब फ्यूज कर दिया तो Na और Cl थोड़े दूर दूर हो गए, मेल्ट हो गए ना, तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। यस, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ये तो ठीक है मैम, जो पहले वाले आपने कहा था ना एक्वस सोल्यूशन, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है क्या, कंडक्ट कर सकता है क्या? यस, फ्यूज किया मैंने तो भी होगा, और अगर मैंने एक्वस सोल्यूशन में डाला तो भी पॉसिबल होगा। अब एक्वस सोल्यूशन में जब हम सॉल्ट मिक्सअप कर लेंगे तो आप उसको ध्यान से देखिए क्या होता है, वहाँ पे Na और Cl अलग अलग ही तो होते हैं ना। अब Na और Cl जब अलग अलग हो गया तो करंट पास होने में क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो आयंस डिसोशिएटेड हैं, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई एक एक्वस सोल्यूशन हमने लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे हमने करंट पास की तो क्या होगा?
ठीक है, करंट पास की तो क्या होगा, करंट पास हो सकता है, ये पहले क्लियर हो गया। अब पास होने पर क्या होगा, ये अगला पॉइंट। ठीक है, सो ऑन पासिंग करंट थ्रू द सोल्यूशन, ठीक है, ऑन पासिंग करंट थ्रू द सोल्यूशन द आयंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे। ठीक है, मूव तो होंगे बट कहाँ जाएंगे, टू दी ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, टू दी ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। फाइन, इसको समझने के लिए मैंने एक सेटअप लिया हुआ है। एक बीकर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसे हम एनोड एंड कैथोड कहते हैं। ओके, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया हुआ है हमने। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यानी क्या है, इसमें कुछ आयनिक कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, वाटर प्लस आयनिक कंपाउंड, वाटर प्लस आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, डिसोशिएट हो गए, है ना, मिक्सअप हो गया। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो गया, फ्री स्टेट में आ गया, है ना, थोड़ा फ्री हो गया एक दूसरे से। अब जब मैं इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास ऑन करूँगी, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही मैंने पास ऑन किया, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, इसमें जो आयंस थे अपने अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, उनके पास चले जाएंगे। जैसे कि Cl माइनस एनोड पे चला गया जो कि प्लस है, और Na प्लस माइनस इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे आ गया। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि कैथोड पे उसमें आ गए सारे कैटायंस और एनोड पे आ गए सारे नेगेटिव चार्ज वाले एनायंस। एनोड पे एनायंस आ गए, कैथोड पे कैटायंस आ गए। AACC याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को काफ़ी बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है और फिर इसी की वजह से वो मार्क्स लूज़ भी कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, तो एनायंस कहाँ जाएंगे, कैटायंस कहाँ जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे काफ़ी इवन नीचे लिखना होता है ना, एट एनोड एट कैथोड, वहाँ पे भी गलतियाँ कर देते हैं। वाइल करेक्टिंग पेपर्स मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर दें, उन्हें पता होता है बट प्रेजेंटेशन कन्फ्यूजन्स गलती हो जाती है ना। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम एक सोल्यूशन पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से करंट पास ऑन करेंगे, उन सब का आप देखोगे सारे आयंस का ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे अट्रैक्शन होता है, यानी वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। सो दीज वर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स किस किस एजेंट्स के साथ पॉसिबल है, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड्स, एंड साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड्स हमने देखा कि क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं, उनका अरेंजमेंट्स कैसा होता है। हर एक आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग होती है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स। फिर हमने उसके कुछ कई सारे प्रॉपर्टीज़ भी देखी, यस, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे क्यों होते हैं। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू हैव रियली लाइक्ड इट तो लाइक तो करना ही है, यस, इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, नो कंपल्शंस। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए आपको सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना होगा। Yes, so students, subscribe our channel, so do press the like button if you have really liked the videos, and और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, सो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।